आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेल एंड बैटरी टॉपिक में से उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानक सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मानक सेल क्या होता है। कि मानक सेल वह होता है जिसकी चार्जिंग व डिस्चार्जिंग वोल्टेज का मान अपरिवर्तित होता है, यानी चार्जिंग हो रही हो बैटरी या फिर डिस्चार्ज हो रही हो तो वह सेल अपना ईएमएफ क्या है, चेंज नहीं करता है, यानी फिक्स्ड ईएमएफ वाला जो सेल कहलाता है वो क्या कहलाता है, मानक सेल कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, वोल्टियर सेल एंड डैनियल सेल। आपके दो प्रकार के जो सेल होते हैं, वोल्टियर सेल और डैनियल सेल, जो मानक सेल के रूप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि वह सेल जिसका ईएमएफ अंत तक अपरिवर्तित रहता है। यानी पहले क्वेश्चन में अपनों ने बात की थी कि वह सेल यानी मानक सेल क्या होता है कि जिसका ईएमएफ अंत तक क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो सेकंड क्वेश्चन में वही बात हो रही है यानी जिसका वह सेल जिसका ईएमएफ क्या रहता है, अपरिवर्तित, तो वह सेल क्या कहलाता है, आपका मानक सेल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जब विद्युत धारा किसी विद्युत रासायनिक सेल में से गुजारी जाती है तो वह है, यानी किसकी बात कर रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें क्या फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि केमिकल के अंदर जब करंट फ्लो करवाई जाती है तो केमिकल के अंदर जो आयनों के अंदर क्या होता है वो अलग अलग टूट जाता है, यानी अपने आयनों के अंदर क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यानी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि बैटरी क्या हो रही है, आवेशन हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आवेशित होता है। जब अपने क्या क्या होता है कि जब बाहरी सोर्स से हम सप्लाई देते हैं तो धारा क्या है कि बैटरी के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बैटरी क्या हो रही है, आवेशन हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपना सी, सॉरी ए आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है। यानी पूछ रहा है कि निकिल आयरन सेल होता है उसकी जो पॉजिटिव यानी जिसको बोल सकते हैं अपने एनोड किसका बना होता है। तो निकिल आयरन सेल पहले लिखते हैं कि ये कौन से किस प्रकार का सेल है, ये सेकेंडरी टाइप सेल है, यानी द्वितीयक प्रकार का सेल है जिसका नाम है निकिल आयरन सेल। और इसका जो एनोड यानी प्लस होता है वो किसका बना रहता है, निकिल हाइड्रो ऑक्साइड का। तो याद रखने का तरीका सबसे आसान है कि निकिल निकिल और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद में बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 कर दिया, 5 नंबर बात की कि एक सीसा संचायक सेल में तन्नु यानी H2SO4 तथा आसु जल का अनुपात होता है। यानी ये पूछ रहा है कि जो आसु जल और H2SO4 का अनुपात है वो क्या रखा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो जब बैटरी को बनाया जाता है तो बैटरी को बनाने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो प्योर इलेक्ट्रोलाइट अपने नहीं डालते हैं, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मिश्रण डाला जाता है। तो वो मिश्रण होता है आपका आंसू जल होता है, यानी डिस्टिल वाटर का मिश्रण मिलाया जाता है। तो जिसकी ज़्यादा संख्या यानी इसका अनुपात क्या रखा जाता है, 1:3। यानी जिसकी ज़्यादा संख्या है वो किसका होगा, डिस्टिल वाटर का, और जिसकी संख्या कम है वो किसका अनुपात होगा, आपका H2SO4 का। यानी 1:3, 1:3 यानी 1 किसका, H2SO4 का, और अनुपात 3 किसका है, वह आसु जल का। यानी जब कभी भी बात करेंगे अपने H2SO4 एंड तन्नु गंधक अम्ल का तो बताएंगे 1:3। अगर पूछ लिया जाए आसु जल और H2SO4 का तो आप बताओगे 3:1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब बात करते हैं कि एक डैनियल सेल में, यानी एक डैनियल सेल में अब इसके अंदर बातें बताइएगी। एक ऑप्शन के अंदर अपने को देखना है कि डैनियल सेल में कौन सी बात डैनियल सेल से मैच खाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ध्रुवासाधन दोष होता है। तो पहली बात गलत है, क्योंकि ध्रुवासाधन दोष होता है वो वोल्टियर लेकलांची सेल और किस में होता है, लेकलांची सेल में होता है। तो ये अपना आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक प्लेट कॉपर की बनी होती है।
जबकि एक डैनियल सेल की जो ऋणात्मक प्लेट है वो किसकी बनी होती है, जस्ते यानी जिंक की बनी होती है। ये भी आंसर गलत है। सी ऑप्शन पे हाइड्रोजन के बुलबुले जमते हैं, ये एक प्रकार का प्राइमरी में होने वाला फॉल्ट यानी दोष है। ये हाइड्रोजन के बुलबुले जमना आपका एक स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है, जो आपके वोल्टी और लेकलांची सेल में होता है। इसका राइट आंसर बचता है कि डी, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन है जो मैच नहीं खा रहा है डैनियल सेल से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे कि लेकलांची सेल तथा डैनियल सेल उदाहरण है। लेकलांची सेल और डैनियल सेल आपके किस प्रकार के सेल है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये आपके प्राइमरी सेल है लेकलांची और डैनियल, और इन दोनों सेलों के अंदर H2SO4 यानी लिक्विड मिलाया जाता है। ठीक है, लिक्विड मिलाया जाता है। तो लिक्विड आपको पता है कि जो वस्तुएं यानी धातुएं पृथ्वी पे होती है, धातुएं यानी जैसे कि पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। तो जो लिक्विड होता है वो कौन सा टाइप का है, आपका द्रव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक सेल में धारा बाहरी परिपथ में, यानी जब सेल बाहरी परिपथ में जाती है यानी फ्लो करवाती है, तो आपके कौन सी दिशा होती है उसकी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब धारा की चलने की दिशा होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो धारा चलती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बाहरी परिपथ के अंदर, और अंदर चलती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और इलेक्ट्रॉन क्या चलते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक, और धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की एक शीशा संचायक बैटरी में 15 प्लेटें हैं, तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी, यानी नेगेटिव प्लेटों की संख्या पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या रखी जाती है, एक अधिक रखी जाती है। यानी अपने एक प्लेट कम कर दे, यानी 15 में से एक कम कर दे तो कितनी, 14 रह जाएगी। तो इसका हाफ कर देते हैं, 14 का हाफ कितना होता है, 7। यानी 7 वोल्ट किसकी होगी, आपकी धनात्मक की, और पीछे एक कम की थी वो, और एक 7, ये कितनी होगी, 8। यानी 8 कितनी किसकी प्लेटें होगी, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि 15 प्लेटें हैं तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ये वी यानी वोल्ट गलत दिया गया, ओनली फॉर क्या होगा, आप 8 आएगा। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ओनली फॉर 8 प्लेटें। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। एक शीशा संचायक सेल का पूर्ण आवेशित ईएमएफ होता है, यानी एक लेड एसिड बैटरी है, उसका फुल चार्ज ईएमएफ पूछा गया है। तो आप सब जानते ही हैं कि फुल चार्ज जो ईएमएफ होता है वो 2.2 वोल्ट से कितना होता है, 2.8 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन के अंदर कितना दिया गया है, 2.2 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अब बात करते हैं कि शीशा संचायक सेल की एएच दक्षता होती है। तो एएच क्या होता है, एम्पियर हावर दक्षता। तो एम्पियर हावर दक्षता जो लेड एसिड बैटरी है उसकी बताई जाती है कि उसकी दक्षता होती है वो 99% से लेकर 95% तक होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो क्या है, 90% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की कि विद्युत अपघटन का अनुप्रयोग नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका उपयोग कहाँ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ऑप्शन पे कि विद्युत लेपन में। तो विद्युत लेपन क्या होता है कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन पे विद्युत सहकर्षण, सहकर्षण होता है आपका कंस्ट्रक्शन यानी खिंचाव यानी ट्रैक्शन कार्य में, जिस प्रकार से मोटर वगैरह होती है वो क्या उठाती है, लोड उठाती है, लिफ्ट होती है, क्रेन, होइस्ट वगैरह, ये क्या उठाती है, लोड उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके मशीनरी काम में ली जाती है। तो ये आपका विद्युत अपघटन का वहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। तो विद्युत संकर्षण के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ नहीं किया जाता। सी ऑप्शन में धातु शोधन यानी मेटल प्योरिफिकेशन के अंदर भी आपका विद्युत अपघटन का यूज़ किया जाता है। विद्युत अपघटन का शोधन यानी विद्युत अपघटन के अंदर जब 1:3 के अंदर मिलाया जाता है मिश्रण, तो उसको अलग करने के लिए, या फिर धातु शोधन के अंदर अपन ने यूज़ किया था कि धातु को अलग करने के लिए, उसी प्रकार से विद्युत अपघटन का भी शोधन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी विद्युत संकर्षण में इसका कार्य उपयोग नहीं किया जाता। बात करें 13 नंबर, यानी बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। बकलिंग दोष क्या है कि एक सेकेंडरी लेड एसिड बैटरी का एक दोष है जो क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। बकलिंग दोष क्या होता है कि
जब बैटरी को अधिक धारा पर चार्ज और अधिक दर धारा पर डिस्चार्ज किया जाता है तो उसकी प्लेटें मुड़ जाती है, और प्लेटें मुड़ने के कारण क्या होती है कि आपस में टच यानी स्पर्श होगी, और स्पर्श होने के कारण क्या होगी, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यानी बात आती है कि लघु परिपथ से यानी शॉर्ट सर्किट से क्या हो जाता है दोस्त, बकलिंग दोस्त। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है अपना वो दिया गया है लघु परिपथ से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं कि चार्जिंग के दौरान शीशा संचायक सेल में यानी जब एक लेड एसिड बैटरी चार्ज हो रही है तब क्या होगा। तो बात करते हैं कि वोल्टता बढ़ती है, ईएमएफ भी बढ़ता है, धारा भी बढ़ती है, अपेक्षित घनत्व घटता है। तो अपेक्षित घनत्व जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो अपेक्षित घनत्व भी बढ़ता है, जब बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है तो अपेक्षित घनत्व घटता है। ये बात गलत है जो डी ऑप्शन में दी गई है। धारा बढ़ती है, अपने नॉर्मली बात करते हैं कि जो बैटरी का यूज़ है वो धारा के लिए किया जाता है, ना कि वोल्टेज के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट होता है। तो नॉर्मली अपने किसके लिए यूज़ करते हैं, धारा के लिए। तो यहाँ पर जो मेन पर्पज़ रहेगा यानी बैटरी के लिए, तो अपने किसकी बात करेंगे, धारा के बारे में। तो यहाँ पर जो चार्जिंग के दौरान किसका मान बढ़ता है, तो आप क्या बताओगे, धारा का। चाहे ईएमएफ दिया हो चाहे वोल्टेज दी गई, अपने क्या बतानी है, धारा का मान। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। एक शीशा संचायक सेल की एएस दक्षता, एएस क्या होती है, वॉट हावर दक्षता, यानी एक लेड एसिड बैटरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी डब्ल्यूएच यानी वाट हावर दक्षता कितनी होती है। तो नॉर्मली बताया जाता है कि वाट हावर दक्षता वो कितनी होती है, 70 से लेकर 78% तक होती है। 78% तक कितनी होती है, दक्षता होती है, या बोलते हैं 70 से 80% बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो अपना सी आएगा। यानी जो लेड एसिड बैटरी की वाट हावर दक्षता होती है उसका मान क्या होता है, 70 से 80। अगर बात करता है कि एस दक्षता की, तो आपका कितना होता है, 90 से 95%, और वाट हावर की 70 से 80%। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, आवेशन के दौरान शीशा संचायक सेल का आपेक्षिक घनत्व। अपने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी कि जब बैटरी को आवेशन किया जाता है तो आपेक्षिक घनत्व बढ़ता है, और निरावेशन किया जाता है तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर किसकी बात है, आवेशन के दौरान यानी बैटरी क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, तो आवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपेक्षिक घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पूर्ण आवेशित शीशा संचायक सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों का प्रस्क्रिय पदार्थ किसका बनाता है। यानी बात कर रहे हैं कि लेड एसिड जो बैटरी होती है उसका जो चार्जिंग के दौरान एनोड व कैथोड किस क्रिय पदार्थ का बना रहता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस में आते हैं कि बताया जाता है कि जब बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले चार्जिंग की बात करते हैं। चार्जिंग के दौरान जो प्लस पॉइंट होता है वो आपको किसका बना होता है, PbO2 का बना होता है, और जो माइनस पॉइंट होता है वो होता है PbB का, यानी स्पंज लेड, और PbO2 क्या होता है, लेड पर ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि जब H2SO4 के साथ दोनों अभिक्रिया करते हैं तो करने के बाद दोनों प्लस और माइनस ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, किसके बन जाते हैं, PbSO4 यानी लेड सल्फाइड के हो जाते हैं, PbSO4 के हो जाते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड यानी प्लस भी और माइनस भी एक ही क्रिया पदार्थ के बन जाते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, चार्जिंग के दौरान। तो चार्जिंग के धनात्मक टर्मिनल क्या होगा आपका, PbO2 का, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, Pb यानी स्पंजी लेड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी। बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक शीशा संचायक सेल का आवेशन स्थिति जांचने का आसान तरीका। यानी एक बैटरी है उसके अपने को पता लगाना है कि बैटरी चार्ज है या नहीं है, और चार्ज है भी तो कितनी चार्ज है तो नहीं, यानी आवेशन का पता लगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो इस बात की गई है कि निर्गत वोल्टता से अपना पता, निर्गत वोल्टता कितनी, अगर अपने पास वोल्ट मीटर हो या न हो, अवेलेबल नहीं हो, कैसे पता लगा सकते हैं, अपघटन का ताप से भी नहीं लगा सकते इनमें से कोई, यानी आपेक्षिक ना। तो सबसे जो आसान तरीका है, अगर आपसे पूछा भी जाए कि बैटरी का आवेशन की स्थिति पता लगाने के लिए क्या करें, तो आप बताओगे एक आंसर यानी आपेक्षिक घनत्व। यानी आपेक्षिक घनत्व को देख कर के आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है तो बैटरी क्या है, चार्ज है। अगर आपेक्षिक घनत्व कम है तो बैटरी क्या है, डिस्चार्ज। सबसे आसान तरीका क्या है, अपेक्षित घनत्व का पता लगा कर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की। 5 सेलों की संख्या कितनी है, 5 है, और प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी दी गई, 2 वोल्ट दी गई, और दोनों को किस में जोड़ा गया है,
समांतर में जोड़ा गया है। तो बात करते हैं कि निर्गत वोल्टता की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेलों को दो प्रकार से संयोजन में जोड़ा जाता है, एक तो श्रेणी में और एक समांतर में। श्रेणी में इसलिए जोड़ा जाता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और समांतर में क्यों जोड़ते हैं, धारा का मान बढ़ाने के लिए। यानी अभी समांतर में जोड़ा गया है, धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का क्या रहेगा, उतनी। एक सेल की वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है, तो आपकी ईटी भी क्या आएगी, 2 वोल्ट ही आएगी अगर समांतर की बात करें। अगर यहाँ पर श्रेणी की बात होती तो आपका जो ईटी याद करने का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है कि एन इंटू में क्या होता है, वी होता है। यानी एन कितनी है, सेलों की संख्या, और वी यानी प्रत्येक सेल की वोल्टेज। तो कितना हो गया आपका ईटी का मान, 10 वोल्ट हो गया। तो आपका अब पूछा गया कि समांतर के अंदर आपका कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। बात करते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन की बैटरी को ट्रिकल आवेशन दिया जाता है। बैटरी को ट्रिकल आवेशन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि एक सेकेंडरी सेलों के अंदर एक दोष पाया जाता है जिसका नाम है सल्फेशन दोष। इसको दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। ट्रिकल चार्जिंग विधि की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि निम्न दर धारा देकर बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है। यानी सेकेंडरी सेलों में सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए क्या की जाती है, ट्रिकल चार्जिंग विधि उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो मेरे द्वारा बताया कि आप सभी को क्वेश्चन अगर समझ में आए तो बढ़िया बात। अगर कुछ भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।